नमस्कार दोस्तों, संतुलित ज्ञान पर आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कक्षा 11वीं का जो अर्थशास्त्र का पेपर है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूं, आपके प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 26 यानी कि आपको टोटल जो आपके क्वेश्चन है उनके सभी के आंसर मिलने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको यहाँ पर पीडीएफ दिखा देता हूँ। आप ये देख पा रहे हैं, ये आपकी पीडीएफ है। आपको जो सारे आंसर है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी में बिल्कुल सटीक आंसर एक एक करके मिलने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, पूरे आंसर देखिएगा, सारे के सारे आंसर आपको बिल्कुल सटीक तरीके से मिल जाएंगे। दोस्तों यहां पर हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 1 जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है। अगर आपने जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चनों को पहले से सॉल्व कर लिया है तो भी आप इनको मैच करते हुए चलिएगा, हम जल्दी से इनको कवर कर लेते हैं। हम यहाँ पर ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट आंसर देखेंगे। पहला क्वेश्चन है सांख्यिकी का कार्य, तो इसका कार्य होता है दोस्तों जटिलता को सरल बनाती है। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन हमारे यहाँ पर है एक श्रेष्ठ प्रश्नावली के गुण, तो दोस्तों उपयुक्त सभी यहाँ पर हो जाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है तथ्यों या आंकड़ों का विशेषताओं के आधार पर किए जाने वाला वर्गीकरण कहलाता है। तो दोस्तों यह एक गुणात्मक वर्गीकरण कहलाता है। इसके बाद दोस्तों आयत चित्र है, तो आयत चित्र एक द्विविमीय आरेख है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्राकृतिक पर्यावरण का अंग। तो दोस्तों हवा, मिट्टी, पानी, वायु, ये सारी चीजें जो है वह प्रकृति के अंग है। तो यहाँ पर जहां पर जो चौथा वाला ऑप्शन है इसको सही कर लेंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं रिक्त स्थान की तरफ। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों आपके रिक्त स्थान एक एक करके आपको मिलने वाले हैं। पहला रिक्त स्थान आपका केंद्रीय प्रवृत्ति की सर्वश्रेष्ठ माप है। तो दोस्तों सर्वश्रेष्ठ माप यहाँ पर सर्वांतर, माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये यहाँ पर आपके सर्वश्रेष्ठ माप होती हैं। इसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे समंक माला में सर्वाधिक बार आने वाले मूल्य को कहते हैं। तो दोस्तों जो बहुलक होता है वह समंक माला में सबसे अधिक बार आता है। तो दूसरा वाले का आंसर हो जाएगा आपका बहुलक। इसके बाद तीसरा वाला देखेंगे माध्यिका की गणना के लिए श्रेणी को क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो दोस्तों आरोही व अवरोही क्रम में इसको व्यवस्थित किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे चौथे वाले क्वेश्चन को, वर्ग अंतराल 25-30 का मध्य बिंदु है। तो दोस्तों यहां पर आपका 27.5 हो जाएगा। आप 25 और 30 को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा। इसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर माध्यम के लिए या माध्य के लिए किए गए विचलन का बीजगणितीय योग होगा। तो दोस्तों माध्य के लिए इनका बीजगणितीय योग होता है हमारा 0। ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं यहाँ पर रिक्त स्थान। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं आपके सत्य असत्य। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर लिखा हुआ है प्रमाप विचलन समांतर माध्य से निकाला जाता है। दोस्तों ये वाला आपका सत्य हो जाएगा और दूसरा वाला भी आपका सत्य होगा। मैंने देखा है कई लोगों ने इसको असत्य कर दिया है, लेकिन दोस्तों ये आंसर जो आप देख पा रहे हैं P0 आधार वर्ष की मात्रा प्रदर्शित करती है, तो ये बिल्कुल सत्य है, आप इसको सही लगाएंगे। दोस्तों इसके बाद आपका थर्ड वाला भी असत्य है, फोर्थ वाला असत्य और फिफ्थ वाला भी असत्य है। ठीक है, आप इन चारों को असत्य कर लेंगे, पहला और दूसरा सत्य, बाकी के 3 असत्य। दोस्तों यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर दें। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4, एलपीजी का पूर्ण रूप बताइए। तो दोस्तों लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का फुल फॉर्म होता है, आप यहां से लिख लेंगे। इसके बाद दूसरों शाख क्या है, तो तथ्य प्रतिबंधित। यहाँ पर 2 आंसर है इसके दोस्तों, इसको शाख को हम तथ्य प्रतिबंधित भी कहते हैं, प्रतिबिंबित, और शाखाएं भी कहते हैं। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे तथ्य प्रतिबिंबित और शाखाएं। इसके बाद तीसरा हमारा यहाँ पर होगा बफर स्टॉक किसे कहते हैं। तो दोस्तों आपातकालीन स्थिति में वस्तु की कमी को भरने के लिए वस्तु को स्टॉक में करना ही बफर स्टॉक कहलाता है। यह आपका दूसरे नंबर का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है मानव पूंजी निर्माण प्रमुख स्रोत लिखिए। तो दोस्तों मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख स्रोत हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य, कार्यस्थल, प्रशिक्षण, प्रवसन और सूचना। इसके बाद अगला हमारा 5वां है भारत में मानव पूंजी निर्माण की कोई एक समस्या लिखी। तो दोस्तों निर्धनता जो है वह भारत में मानव पूंजी निर्माण की एक बड़ी समस्या है। दोस्तों ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे जो एक शब्द में उत्तर देने थे आपको, यहाँ पर वो कंप्लीट होते हैं। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी एक सही जोड़ी है, इसको हम मैच करेंगे। दोस्तों पहला आपका यहाँ पर लिखा हुआ है चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन हमारा किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। तो दोस्तों यहाँ का आपका इस तरह से दूसरा वाला हो जाएगा। इसके बाद में सार्क, तो जो सार्क है वो हमारा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक ग्रुप है। इसके बाद में दोस्तों यूआई, तो जो यूआई है वो है यूरोपीय देश का संघ है। इसके बाद में G20, तो दोस्तों ये 20 यहाँ पर लिखा है, तो यह 20 देशों का एक समूह है। इसके बाद में दोस्तों ये लास्ट वाला दक्षिण देशों का संग्रह है। तो यहाँ पर आप इस तरह से इनको मैच कर लेंगे। ये तो आपकी सही जोड़ी थी जिसे हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं मैं आपने अब तक के आंसरों को अच्छे से लिख लिया होगा। हम देखेंगे इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 6, प्रश्नावली किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप इस आंसर को अच्छे से यहाँ पर नोट कर लेंगे। दोस्तों वीडियो को रोक रोक कर आप आंसरों को नोट करते चलिएगा, आपको सारे आंसर यहाँ पर एक एक करके उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ये आपका पहला क्वेश्चन था, प्रश्नावली किसे कहते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे दूसरे क्वेश्चन को,
संबंध किसे कहते हैं? तो दोस्तों सहसंबंध किसे कहते हैं? ये आपका आंसर हो जाता है यहाँ पर। इस आंसर को आप यहाँ से लिख लेंगे। दोस्तों बहुत अच्छी क्वालिटी में आंसर दिखाई दे रहा है आपको, आप इनको बिल्कुल अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूचकांक की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो दोस्तों आपको यहाँ पर 3 विशेषताएं दिखाई दे रही हैं, आप तीनों विशेषताओं को यहाँ से लिख लेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 आपका दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 9 को देखेंगे, हरित क्रांति क्या है? दोस्तों हरित क्रांति का पूरा आंसर आपको यहाँ पर लिखा दिखाई दे रहा है, आप इस आंसर को लिख लेंगे। मैं आपको यहाँ पर बता दूं, आप बिल्कुल भी दिमाग मत लगाइएगा, ये मत सोचिएगा कि आंसर आपके गलत है या कुछ भी नहीं, आप डायरेक्ट आंसर लिखते चलिएगा, क्योंकि आपके जो भी आंसर है बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लें, क्योंकि आपके बाकी के विषय के आंसर भी आपको यहाँ पर उपलब्ध करा दिए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 हम यहाँ पर देखेंगे, वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? तो दोस्तों वायु प्रदूषण के कुछ प्रमुख कारण यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये आप इनको यहाँ से लिख लेंगे। ये आपका जो प्रश्न क्रमांक 10 था वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 11 की तरफ। संगणना विधि की कोई 3 गुण लिखिए। दोस्तों पहले आप जो संगणना विधि है उसको लिख लेंगे यहाँ पर, क्योंकि आपका जो आंसर है थोड़ा सा लेंथी आंसर होने वाला है, क्योंकि ये अधिक नंबर का रहेगा, इसलिए दोस्तों पहले आप इतना इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद में मैं आपको नीचे एक बार और वीडियो के नीचे स्क्रॉल करके दिखा दूंगा, तो बाकी का आंसर आप वहां से लिख लेंगे। उम्मीद कर रहा हूं आपने इतना लिख लिया होगा। दोस्तों यही आपका इतना ही आंसर था, यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया, इसको और करने की आवश्यकता नहीं है, ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। प्रश्न क्रमांक 12 देखेंगे आप यहाँ पर, प्रश्नावली बनाते समय कौन कौन सी सुविधाएं रखनी चाहिए? तो दोस्तों प्रश्नावली का आकार छोटा तथा प्रश्नों की संख्या कम होनी चाहिए, प्रश्न सरल व आसानी से समझ में आने वाले होने चाहिए, सही उत्तर दिए जा सकने वाले प्रश्न हो, ये बहुविकल्पीय वाले या सामान्य विकल्प वाले प्रश्न भी हो सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 12 जो है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 13 हम यहाँ पर देखेंगे, बहुलक के कोई 3 गुण लिखिए। दोस्तों आपको यहाँ पर बहुलक के तीनों गुण दिखाई दे रहे हैं, आप यहाँ से इन आंसरों को नोट कर लेंगे। उम्मीद कर रहा हूं आपने इसको अच्छे से लिख लिया होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 14, वैश्वीकरण की नीति की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। दोस्तों पहले आप यहाँ से 2 विशेषताएं लिख लेंगे, मैं फिर आपको थर्ड वाली नीचे दिखा देता हूँ। ये आपकी दोनों विशेषताएं यहाँ से आप लिख लेंगे। इसके बाद में तीसरी वाली हम यहाँ पर देख लेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार, तो यहाँ से आपका ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों यहाँ पर हमने 4 लिख दिए हैं, अगर आप एक एक्स्ट्रा लिखना चाहे तो एक एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं। ये चौथी वाली यहाँ पर आपको लिखी दिखाई दे रही है। यदि आपको इसको नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं, और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शनल है। सांख्यिकी की सार्वभौमिक उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 15। दोस्तों इसका आंसर ये इतना बड़ा है, मैं आपको यहाँ पर 2 बार में दिखा देता हूँ, पहले आप इतना नोट कर लीजिए। यहाँ पर दोस्तों सांख्यिकी की उपयोगिता एवं महत्व का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नीति निर्धारण आवश्यक होता है और नीतियों का निर्धारण संबंधों के बिना संभव नहीं है। भारत तथा अन्य विकासशील देशों की संपूर्ण अर्थव्यवस्था का नियोजन परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से सांख्यिकी के प्रयोग पर ही आधारित है। एकत्रित सांख्यिकी आंकड़ों के माध्यम से ही भविष्य की आवश्यकताओं का अनुमान लगाया जाता है और विकासोन्मुख देशों की विकासोन्मुख दिशा में संशोधन की अभिवृद्धि करने का प्रयास होता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सांख्यिकी के सामयिक महत्व तथा उपयोगिता को अग्रलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप ये अग्रलिखित माध्यम ना लिखें तो चलेगा आपको, है ना, उपयोगिता को समझा जा सकता है, इतना आप कैंसिल कर देंगे, इतना आप नहीं लिखेंगे अगर, क्योंकि इसमें अग्रलिखित पॉइंट हमने लिखे नहीं है, इतना ही आंसर लिखा है आपका। चूंकि ये बड़ा आंसर नहीं, आपके इतने में काम चल जाएगा। यदि आप 5 नंबर में होता या फिर उससे भी 6 नंबर में होता तो इसके हम और आगे पॉइंट देख लेते, इतने में आपका काम हो जाएगा। दोस्तों ये प्रश्न क्रमांक 16, निम्नलिखित समांतर माध्य को ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये आपका आंसर है, यहां से आप लिख लेंगे पहले प्राप्तांक फिर छात्रों की संख्या, इस तरह से आप श्रेणी बनाएंगे। एक्स लिखेंगे पहले पूरा, फिर एफ लिखेंगे, फिर एफ एक्स लिख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को। फिर नीचे आपको योग दिखाई दे रहा है, जो छात्रों की संख्या उसका योग 30 होगा, और उसके बाद एफ एक्स का गुणा करके जो आंसर है वो है 1520। इसके बाद में समांतर माध्य का फॉर्मूला लगाया हमने यहाँ पर 1520/30, तो इसका आंसर कितना होगा हमारा 50.67, यानी कि 50.67 आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 17, कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, क्यों? इसका आंसर आप यहां से इतना लिख लेंगे, मैं बाकी का आपको स्क्रॉल करके नीचे दिखा दूंगा। दोस्तों मैं आपको यहां पर बता दूं, आपकी बाकी के विषय जैसे कि राजनीति, भूगोल, इतिहास
और भी बाकी के विषयों के आंसर आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यदि आपने उन आंसरों को नहीं देखा है तो संतुलित ज्ञान आप सर्च कीजिए, उसके बाद आप वीडियोज में जाइए, आपको सारी वीडियोज देखने को मिल जाएंगी। वीडियोज वाला जो ऑप्शन है उसमें क्लिक करके आप सारी वीडियो देख लेंगे। आपको जिस भी सब्जेक्ट के आंसर की आवश्यकता है आप वहां से लिख लेंगे। मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बता दूं, भारत का जो 18वां क्वेश्चन हमारा पहले देख लेते हैं हम यहाँ पर, भारत में आर्थिक सुधार क्यों आरंभ किए गए। चूंकि ये लंबा क्वेश्चन है इसलिए हम इसको 2-3 बार में कवर करेंगे। पहले आप का और खा नंबर का ऑप्शन यहाँ से लिख लेंगे। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं मैं आपने इसको लिख लिया होगा। इसके बाद हम बाकी का आगे का देखेंगे। गा, घा और ला, ये तीनों पॉइंट आप यहां से लिख लेंगे। इनको लिखने के बाद हम बाकी के आगे का देखेंगे। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं आप इतना अच्छे से इसको लिख पा रहे होंगे। अगला हमारा प्रश्न है, आर्थिक विकास और निर्धनता में क्या संबंध है, संक्षेप में समझाइए। तो दोस्तों पहले आप इतना लिख लीजिए। दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि आपके सारे विषय के जो आंसर आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसे आप संतुलित ज्ञान पर देख सकते हैं। यदि आपको फिर भी किसी सब्जेक्ट की कमी नजर आती है, यानी कि आपको जिस सब्जेक्ट के आंसर चाहिए उसके आंसर आपको उपलब्ध नहीं किए गए हैं, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी हम उसी सब्जेक्ट को लेकर बना देंगे। आप यहाँ पर पूरा आंसर यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों संतुलित ज्ञान पर आपको जो आंसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है, तो आप इन आंसर को अच्छे से नोट करते चलिएगा, क्योंकि आप जिस तरह से इनको लिख पा रहे हैं पूरे आंसर आपको एक साथ देखने को मिल गए। आपको नंबर भी फुल मिलने चाहिए, यानी कि आपके बहुत अच्छे नंबर आने चाहिए। इसके लिए आप क्या करेंगे, आंसरों को अच्छे से बिल्कुल कॉपी में लिखते हुए चलेंगे। ये आपका पहले 20वां क्वेश्चन है, प्रदूषण के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ प्रकार लिखे, जैसे कि पहला लिखा है यहाँ पर हमारा वायु प्रदूषण। ये वायु प्रदूषण कंप्लीट कर लेंगे आप यहाँ तक। इसके बाद आएगा हमारा जल प्रदूषण। दोस्तों जल प्रदूषण है आपका, ये हेडिंग है आपकी, यहाँ से इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट दिखा देते हैं हम। नेक्स्ट क्या हमारा यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण, इसको लिख लीजिएगा। दोस्तों चूंकि आपको घर बैठ के आंसरों को लिखना है तो इतनी कोई जल्दी नहीं कि आपको 3 घंटे में ही कंप्लीट करना हो, आप अच्छे से इनको कंप्लीट करते चलिएगा। इनका चौथा वाला आंसर है मृदा प्रदूषण, तो आप उसको भी यहाँ से लिख लेंगे। इसके बाद में इसका नीचे आंसर है, ये लिख लेंगे। गुणों में ऐसी का अवांछनीय परिवर्तन, थोड़ा सा लेंदी है, आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। इसको लिखने के बाद दोस्तों हम बढ़ते अगले तरफ, रेडियोधर्मी प्रदूषण, इसको भी लिख लीजिए। 5वां है आपके जो पीडीएफ है, यानी कि आपका जो अर्थशास्त्र का आप जो पेपर देख रहा है उसमें सबसे बड़ा आंसर आपको यही देखने को मिल रहा है, यानी कि इसमें काफी ज्यादा पॉइंट्स भी हैं। ये 6वां पॉइंट हमारा लास्ट है, तापीय प्रदूषण। तो सामान्य तापक्रम में होने वाली अवांछनीय वृद्धि जिसका प्रभाव जीवमंडल पर पड़े तापीय प्रदूषण कहलाता है। दोस्तों ये आंसर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 21 आप देखेंगे, यह आंसर आपका काफी छोटा सा आंसर है। आपको जो पूछा गया था एक्यूरेट उतना आंसर आपको यहाँ पर मिल गया है, आप इतना लिख दीजिए, आपको यहाँ पर फुल मार्क्स मिल जाएंगे। दोस्तों कम्युन व्यवस्था किसे कहते हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सुविचारित ढंग से एक तथ्य रखने वाले लोगों की समुदाय को कम्यून कहते हैं। कम्यून के अंतर्गत सभी सदस्यों का लक्ष्य, संपत्ति, स्रोत आदि एक ही है। कुछ मामलों में काम और आय भी एक ही होती है। चीन ने कम्यून को साम्यवाद के पोषक की नीति के तौर पर अपनाया है। तो दोस्तों यह कम्यून व्यवस्था का किसे कहते हैं, पूरी यह व्यवस्था यहाँ पर हो जाएगी। इतना आंसर आप लिख लेंगे, आपका इस आंसर में काम चल जाएगा। आपको इसमें एक्स्ट्रा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। दंड चित्र क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप इसका जो पहले दंड चित्र क्या है वो लिख लेंगे, फिर उसके बाद में मैं आपको नीचे इसके प्रकार बता देता हूँ। दोस्तों इसके यहाँ लिखने के बाद इसके 5 प्रकार होते हैं, ये आपको 5 प्रकार देखने को मिल जाएंगे। उम्मीद कर रहा हूं मैं आपने इन आंसरों को यहाँ पर अच्छे से लिख लिया। जैसे कि ये 2 प्रकार के बनाए जाते हैं, उद्दंड दंड चित्र तथा क्षैतिज दंड चित्र। इसके बाद में दोस्तों दूसरा हमारा होगा बाहुदंड चित्र, जो तीसरा हो जाएगा। आप यहाँ से 5 पॉइंट है तो 5 को अच्छे से यहाँ पर कवर कर लीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। नंबरिंग में आपको यहाँ पर मिस्टेक देखने को मिल रही है, इनको आप सही कर लेंगे। जैसे कि मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां, यहाँ पर इस तरह से आप नंबरिंग कर लेंगे और आंसर को अच्छे से यहाँ पर लिख लेंगे। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं मैं आपने यहाँ पर इसको अच्छे से लिख लिया होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर है माध्य माध्यिका बहुलक में संबंध स्पष्ट कीजिए। पहले आप इतनी डेफिनेशन लिख लेंगे, इसके बाद में मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूं जिससे कि ये तीनों में संबंध क्लियर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों मैं आपने इतना आंसर अच्छे से लिख लिया होगा। इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर आपका ये आपका बहुलक का पूरा सूत्र है।
इसको आप यहां से लिख लीजिए। दोस्तों आपको वीडियो की क्वालिटी कैसी लग रही है, वीडियो की आवाज कैसी लग रही, वीडियो में कोई कमी तो नहीं नजर आ रही है, यानी कि आपको टोटल जो भी इसमें कोई कमी या फिर सुझाव आपके मन में है आप कमेंट कर दीजिएगा। आपकी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें आपको उसका संशोधन देखने को मिल जाएगा। प्रश्न क्रमांक 24 आप यहां पर देख पा रहे हैं, प्रमाप विचलन के कोई 5 गुण लिखिए। दोस्तों यहां पर आपको लिखना है इसके प्रमाप गुण के 5 गुण। आपको ये बीच बीच में संतुलित ज्ञान लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, ये आपको नहीं नोट करना है, वैसे आप समझदार है वो मैंने बता ही दिया आपको। यहां पर आप देख पा रहे हैं 3 पॉइंट लिखे हुए, यहां पर पहला दूसरा तीसरा, तीनों पॉइंटों को आप यहां से अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको चौथा और पांचवा पॉइंट दिखा देता हूं। तो दोस्तों ये आपके चौथा और पांचवा ये दोनों पॉइंट यहां पर कंप्लीट होते हैं। उम्मीद कर रहा हूं मैं आपने आंसर को अच्छे से लिख लिया होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर 25वां, भारतीय योजनाओं की 5 उपलब्धियों को बताइए। दोस्तों यहाँ पर आप उपलब्धियों को लिख लेंगे, आपका यहाँ पर ये उपलब्धियां इतनी कंप्लीट होती हैं, उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर आपका पूरा आंसर ही कंप्लीट हो जाएगा। आप वीडियो को रोक रोक कर इतना आंसर लिख लीजिए। दोस्तों यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि आपके सारे विषय के आंसर आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छी क्वालिटी में उपलब्ध कराए जाएंगे। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है हमने, तो आप वहां से टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेंगे। मैं आपको अपना मोबाइल नंबर भी उपलब्ध करा रहा हूं, जिसके माध्यम से आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये आपका यहाँ पर हो गया। मैं व्हाट्सएप के लिए आपको टेलीग्राम पे अपना नंबर मैंने दे रखा है, तो आप वहां से मुझे व्हाट्सएप कर लेंगे, वहां पर नंबर उपलब्ध है। दोस्तों वैश्वीकरण एक चेतावनी है, समझाइए, ये आपका यहाँ पर पूरा कंप्लीट होते हैं। जो 26वां क्वेश्चन है दोस्तों उसका आंसर बस इतना ही है। तो उम्मीद कर रहा हूं मैं अपने आंसर को यहाँ पर बहुत अच्छे से लिख लिया होगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, आपको जो पीडीएफ उपलब्ध कराई गई वो कैसी लगी, सारी चीजों की मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबा कर रखें, ताकि जैसे ही अपलोड हो आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।